क्या आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों? तो ये वीडियो होने वाला है आपके लिए। जनरल टॉपिक को बहुत ही सरल भाषा में समझने वाले हैं, जिस टॉपिक से हर साल 15 से 20% क्वेश्चन यूपीएससी, एसएससी जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल पर रुचि की पाठशाला। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा यहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट, जिसे हिंदी में जनहित कहते हैं। दोस्तों जब हम जनहित शब्द सुनते हैं तो हमें हमेशा यही लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ सरकारी काम है, लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। इसका मतलब है दोस्तों कि जब किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नुकसान हो रहा हो तो सिर्फ सरकार का इंतजार नहीं करना चाहिए। भारत का संविधान आपको और मुझे ये हक देता है कि हम पब्लिक इंटरेस्ट के रक्षक बने। दोस्तों हमेशा हमें पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब यही लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ सरकारी काम है। नहीं दोस्तों, आइए हम अपने पहले पॉइंट को पढ़ते हैं, फिर आगे चलते हैं। यहाँ हमारा पहला बिंदु कह रहा है कि जनता के हित में कानूनी सीमाओं के भीतर किया गया कोई भी कार्य, जनता के हित में मतलब दोस्तों समाज के हित में कोई भी ऐसा कार्य जो कानूनी सीमाओं के भीतर रहकर किया गया हो, वो पब्लिक इंटरेस्ट में आता है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ आपको एक एग्जांपल देते हैं। अगर आपके पड़ोसी ने आपकी जमीन हड़प ली है तो ये आपका पर्सनल मैटर हो जाएगा, ये आपका व्यक्तिगत मामला हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर कोई फैक्ट्री पूरे शहर की नदी में जहरीले केमिकल्स बना रही है तो ये पब्लिक इंटरेस्ट है। दोस्तों इसमें आपको ये इंतजार नहीं करना है कि सरकार कोई एक्शन ले, बल्कि आप खुद या मैं या कोई भी साधारण इंसान जाकर पीआईएल दर्ज करा सकता है, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट का मुद्दा है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो चलिए हम अपने सेकेंड पॉइंट को देखते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा, इसका उद्देश्य केवल एक व्यक्ति का भला नहीं बल्कि संपूर्ण समाज या समूह का भला होता है। तो जैसे कि दोस्तों हम यहाँ कह सकते हैं बिजली है, पानी है, ये सभी के लिए है, ना कि किसी एक व्यक्ति के लिए। ये संपूर्ण समाज के लिए है, किसी समूह के लिए है, मतलब हर एक व्यक्ति का लाभ है, इसमें किसी एक का लाभ नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर अपना तीसरा मेन पॉइंट देखते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जो है गरीबों को सस्ते और तात्कालिक न्याय देना है। दोस्तों यहाँ पर इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि गरीबों को सस्ते और तुरंत न्याय मिल सके। दोस्तों यहाँ पर हमारे तीन मेन पॉइंट होते हैं। पहला हमारा मेन पॉइंट यही होता है सेफ्टी एंड हेल्थ। इसका मतलब है दोस्तों, जैसे हम आपको उदाहरण से समझाएं, कोविड-19 के चलते सरकार ने यह आदेश दिया था कि सबका मास्क पहनना कंपलसरी है। ये किसी एक व्यक्ति की चॉइस नहीं, किसी एक व्यक्ति का भला नहीं था दोस्तों, बल्कि पूरे समाज की भलाई के लिए ये फैसला लिया गया था। और दूसरा है हमारा रिसोर्सेस, जैसा कि हमने आपसे कहा बिजली है, पानी है, पार्क है, जो गवर्नमेंट पार्क हैं, दोस्तों उनको सभी में बराबर-बराबर बाँटा जाए, ना कि सिर्फ अमीरों को हक दिया जाए। तो आइए दोस्तों अब हम अपने तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा मुख्य बिंदु हमारा ये है कि जस्टिस। जस्टिस का मतलब न्याय। न्याय दोस्तों जो गरीब है, नीचे वर्ग के लोग हैं, उनको तुरंत न्याय मिल सके, यही हमारा मुख्य बिंदु है। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर आपको एक सवाल देते हैं। सवाल हमारा ये है दोस्तों कि अगर आप अपने घर की साफ सफाई करते हैं तो वो पब्लिक इंटरेस्ट है या नहीं। और दूसरा है हमारा ये कि अगर हम अपने आसपास भी साफ सफाई रखते हैं और अपने ड्रेनेज वगैरह की साफ सफाई रखते हैं तो वो हमारा पब्लिक इंटरेस्ट है या नहीं। दोस्तों इन दो क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और जो भी आंसर देगा मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में कमेंट भी दिखाऊंगी। तो चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। आइए दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है पीआईएल। पीआईएल क्या है? सबसे पहले हम पीआईएल की फुल फॉर्म देखते हैं। पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस। दोस्तों यहाँ पर साधारण तौर पर अगर हम समझें तो कोर्ट वही जा सकता है जिसका नुकसान हुआ हो, लेकिन पीआईएल इस नियम को बदल देती है। पीआईएल का मतलब है कोई भी व्यक्ति या कोई संस्था समाज के भले के लिए उन लोगों की तरफ से कोर्ट जा सकती है जो गरीबी या अन्य कानूनी रुकावटों की वजह से खुद नहीं जा सकते। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। तो सबसे पहले हम इस बिंदु पर चलते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से दोस्तों। तो ये कॉन्सेप्ट जो है अमेरिका के कानून से प्रेरित है। ये कॉन्सेप्ट हमारा अमेरिका से लिया गया है। तो दोस्तों अब हमारे मन में सवाल ये आ रहा है कि पीआईएल हम किसके खिलाफ दर्ज करा सकते हैं और किसके खिलाफ दर्ज नहीं करा सकते हैं। दोस्तों हमारा तीसरा बिंदु यही है कि जनहित याचिका, हिंदी में जनहित याचिका बोलते हैं और इंग्लिश में इसको पीआईएल बोलते हैं। पीआईएल केवल सरकार या सरकारी विभागों के खिलाफ होती है, निजी व्यक्ति के खिलाफ नहीं।
तो दोस्तों इसका सीधा सा मतलब है पीआईएल हम तभी दर्ज करा सकते हैं जब हम समाज के भले के लिए करा रहे हों, किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ नहीं करा सकते हैं। अगर आपका अपने पड़ोसी के साथ वाद विवाद हो गया हो तो आप पीआईएल फाइल नहीं करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों किसी कारणवश पूरे समाज का या फिर बड़े समुदाय का नुकसान हो रहा है, जैसे कि हम यहाँ समझ सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, किसी फैक्ट्री के कारण अगर कोई नदी दूषित हो रही है तो आप पीआईएल फाइल करा सकते हैं क्योंकि वो एक सामाजिक मुद्दा है। दोस्तों यहाँ पर आप पीआईएल फाइल कराने के लिए लोकस स्टैंडी यानी खुद का नुकसान होना जरूरी नहीं होता है, बस नीयत साफ होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों समाज के भलाई के लिए हम वो काम कर रहे हैं, खुद के लिए वो काम नहीं कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि पीआईएल का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है और पीआईएल फाइल हम किसके खिलाफ करा सकते हैं और किसके खिलाफ नहीं करा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अगला सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि पीआईएल फाइल कौन करा सकता है और कौन नहीं करा सकता है। तो इस पॉइंट में यही बताया गया है, कोई भी समाज सेवी व्यक्ति या संस्था, जिसे एनजीओ कहते हैं, जनता के अधिकारों के लिए इसे अदालत में पेश कर सकती है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, कोई भी ऐसा मुद्दा जिससे समाज का नुकसान हो रहा हो या किसी समूह का नुकसान हो रहा हो, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज सेवी जाकर उसको पीआईएल फाइल करा सकता है। आइए दोस्तों अब समझते हैं कि पीआईएल फाइल कहाँ होती है और कहाँ नहीं होती है। तो यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, केवल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ही पीआईएल फाइल किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज समझना जरूरी है कि अगर आप पीआईएल को सुप्रीम कोर्ट में जाकर फाइल करते हैं तो आप अनुच्छेद 32 के तहत पीआईएल फाइल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप हाई कोर्ट में जाकर पीआईएल फाइल कर रहे हैं, हाई कोर्ट में जाकर अगर आप पीआईएल फाइल कर रहे हैं तो आप अनुच्छेद 226 के तहत पीआईएल फाइल कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का है, अनुच्छेद 32 के तहत पीआईएल फाइल कर सकते हैं और हाई कोर्ट में हम अनुच्छेद 226 के तहत पीआईएल फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले पीआईएल फाइल जो हुई थी, सबसे पहला केस जो दर्ज हुआ था वो था हमारा हुसैन आरा अथवा बिहार राज्य के भागलपुर जेल का, जो 1979 में फाइल हुआ था। तो आइए हम इस केस के बारे में थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर हुसैन आरा अथवा बिहार राज्य के भागलपुर जेल के बारे में के एफ रुस्तमाजी ने एक लेख लिखा था, जिस लेख को पुष्पा कपला हिंगोरानी ने पढ़ा था, जिसको पढ़कर वो दंग रह गई थी क्योंकि वहां पर 40,000 से ज्यादा कैदी थे जो अपनी सजा से ज्यादा जेल काट रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पर पुष्पा कपला हिंगोरानी का वहां पर कोई भी रिश्तेदार कैद नहीं था, ना ही किसी ने दोस्तों उनको वकील के रूप में किया था, मतलब कि किसी ने भी उनको वकील के रूप में हायर भी नहीं किया था। इन्होंने दोस्तों पब्लिक इंटरेस्ट का मुद्दा समझते हुए, क्योंकि वहां पर कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि 40,000 से ज्यादा कैदी थे, तो पुष्पा कपला हिंगोरानी ने उस छपे हुए लेख को पढ़ा और वो दंग रह गई। तब उन्होंने सबसे पहले पीआईएल फाइल करी थी हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार राज्य के भागलपुर जेल के खिलाफ। तो दोस्तों इसके जो मुख्य बिंदु हैं वो ये हैं कि इससे फायदा हुआ, शीघ्र सुनवाई का अधिकार मिला जो अनुच्छेद 21 के तहत मिलता है। दूसरा हमारा मुफ्त कानूनी सहायता मिली, जो गरीब कैदियों को सरकारी खर्चे पर वकील मुहैया कराना राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी बनाई गई। मतलब दोस्तों जो गरीब कैदी हैं, जिनके पास पैसे नहीं है किसी वकील को हायर करने के लिए। तीसरा दोस्तों कैदियों की रिहाई हुई, उन्होंने जब इस केस की पैरवी की तब सरकार ने उन 40,000 कैदियों को तुरंत छोड़ने का आदेश दिया। तीसरा न्यायिक सक्रियता, इस केस ने भारत में जनहित याचिका के दौर की शुरुआत की। सबसे पहला केस यही था हमारा जो दर्ज हुआ था, इसी से हमारे पीआईएल की शुरुआत हुई थी। तो आइए दोस्तों अब हम अपने अगले बिंदु पर चलते हैं। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं पीआईएल के हीरो कौन कौन थे, क्योंकि यहाँ पर किसी एक ने पीआईएल को शुरू करने का सहयोग नहीं किया था, बल्कि यहाँ पर काफी लोगों ने पीआईएल के शुरू करने में सहयोग दिया था।
आइए दोस्तों, अब बात करते हैं पीआईएल के हीरो कौन थे, क्योंकि यहाँ पर कोई एक हीरो नहीं था, बल्कि काफ़ी लोग थे जिन्होंने पीआईएल को शुरू करने में अपना-अपना सहयोग दिया था। यहाँ पर हम अपना पहला बिंदु पढ़ते हैं, पीएन भगवती एंड कृष्णा अय्यर, बीआर कृष्णा अय्यर। इन्हें भारत में पीआईएल शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। तो अब दोस्तों, अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सबसे पहला केस तो पुष्पा कपला हिंगोरानी ने दर्ज करवाया था, तो फिर पीएन भगवती एंड बीआर कृष्णा अय्यर को पीआईएल का श्रेय क्यों दिया जा रहा है? पीआईएल शुरू करने का श्रेय क्यों दिया जा रहा है? दोस्तों, ये कॉमन सा डाउट है जो हर किसी के मन में आता है। तो चलिए दोस्तों, आपके इस डाउट को क्लियर करते हैं। पीएन भगवती एंड बीआर कृष्णा अय्यर जो थे, वो जज थे। इन्होंने कुछ बदलाव किए थे, जैसे कि पहले मैंने आपको बता जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कोर्ट वही जा सकता है जिसका नुकसान हुआ हो। तो इसी में इन्होंने कुछ चेंजेस किए थे, कुछ बदलाव किए थे। पीएन भगवती और बीआर कृष्णा अय्यर ने ये कहा कि कोर्ट वही नहीं आ सकता है जिसका नुकसान हुआ हो, बल्कि कोर्ट वो भी आ सकता है जिनका नुकसान हो रहा है पर वो कोर्ट आने में समर्थ नहीं है। कुछ गरीब वर्ग के ऐसे लोग हैं जो कोर्ट नहीं आ सकते, तो उनका केस लेकर कोई भी कोर्ट आ सकता है और पीआईएल को दर्ज करा सकता है। तो दोस्तों, जब पीएन भगवती और बीआर कृष्णा अय्यर ने इस नियम को बदला, तब जाकर पुष्पा कपला हिंगोरानी ने पहला केस दर्ज किया था, जो था हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार राज्य के भागलपुर जिले का। तो आइए दोस्तों, अब अपना अगला पॉइंट पढ़ते हैं। आई होप आपको ये पीएन भगवती, बीआर कृष्णा अय्यर और पुष्पा कपला हिंगोरानी के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। तो चलिए, अगला पॉइंट जो है हमारा, पुष्पा कपला हिंगोरानी, इन्हें मदर ऑफ पीआईएल कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 100 से ज्यादा केस फाइल किए थे। दोस्तों, यहाँ पर आईपीएल लिख गया है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। इनको पीआईएल का मदर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने 100 से ज्यादा केस फाइल किए थे और इन्होंने ही, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, इन्होंने ही हुसैन आरा खातून के ऐतिहासिक केस की सुनवाई की थी। इन्होंने ही हुसैन आरा खातून के केस की पैरवी की थी। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको ये समझ आ रहा होगा। मैं बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब अपने अगले पॉइंट पर चलते हैं। आइए दोस्तों, बात करते हैं एमसी मेहता जी के बारे में। एमसी मेहता जी कौन थे? इन्हें दोस्तों ग्रीन एवेंजर और भारत का ग्रीन जज भी कहा जाता था। तो दोस्तों, इन्हें भारत का ग्रीन जज और ग्रीन एवेंजर क्यों कहा जाता था? तो यहाँ पर सबसे मुख्य बात ये थी कि इन्होंने जो पीआईएल फाइल की थी वो प्रदूषण के खतरों के खिलाफ की थी। तो सीधा सा मतलब है दोस्तों, उन्होंने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ये कार्य किया था। तो आइए जानते हैं, इन्होंने जो पीआईएल फाइल की थी वो किसके खिलाफ की थी। तो दूसरा बिंदु है हमारा यहाँ पर, भोपाल गैस त्रासदी के बाद उन्होंने प्रदूषण के खतरों के खिलाफ पीआईएल फाइल की। दोस्तों, यहाँ एक हादसा हुआ था भोपाल में। भोपाल में एक यूसीआईएल नाम की कंपनी थी, जो कि एक कीटनाशक फैक्ट्री थी, जिसमें क्या था, स्टोरेज टैंक था जिसमें दोस्तों पानी घुस गया था। पानी घुस जाने के कारण वहां कुछ केमिकल रिएक्शंस हो गए। अब दोस्तों, केमिकल रिएक्शंस होने के कारण क्या हुआ कि मिथाइल आइसोसोनाइट नाम की गैस लीक हो गई। अब दोस्तों, मिथाइल आइसोसोनाइट नाम की जो गैस लीक हुई, उसके चलते 5200 लोगों की मौत हो गई और कुछ लोग घायल हो गए। किसी को आंखों में जलन होने लगी, किसी को फेफड़े में दिक्कत हो गई और भी अन्य प्रकार की बीमारियां जो है वो उत्पन्न हो गई थी। अब अपना तीसरा बिंदु देखते हैं दोस्तों। तीसरा हमारा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, उन्होंने पीआईएल को मौलिक अधिकार के साथ जोड़ा ताकि जनता को साफ हवा और पानी मिल सके अथवा जनता को और अधिक अधिकार मिल सके। दोस्तों, इसका मुख्य बिंदु यही है कि पीआईएल को मौलिक अधिकार के साथ जोड़ा। दोस्तों, इसमें सीधा सा मतलब है कि जनता कभी भी साफ हवा और साफ पानी के लिए कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकती है। अब चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसके और भी पॉइंट की। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया, इसका मुख्य बिंदु तीसरा वाला जो पॉइंट है वही है, लेकिन यहाँ पर तीन मुख्य बिंदु और थे दोस्तों। पहला तो ये हो गया। दूसरा हो गया दोस्तों, इससे क्या क्या फायदे हुए थे? पहला फायदा ये हुआ था कि गंगा किनारे जितनी भी फैक्ट्रियां स्थित थी, उन सभी को
बंद करने का आदेश दे दिया था सरकार ने। और दूसरा दोस्तों फायदा ये हुआ था कि ताजमहल के आसपास जो उद्योग थे, उनको ये आदेश दिया था कि आप नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग करिए, नेचुरल गैस का उपयोग करिए, या फिर यहाँ से अपने उद्योगों को हटा लीजिए। लगभग दोस्तों वहां पर 292 उद्योग थे। और तीसरा बड़ा फायदा ये हुआ था कि दिल्ली में दोस्तों जितने भी परिवहन चल रहे थे, उन सभी को सीएनजी उपयोग करने के लिए कहा गया। तो ये 3 बड़े बदलाव हुए थे। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी चेंजेस हुए थे, काफ़ी बदलाव आए थे पर्यावरण में। अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। अगला है दोस्तों यहाँ पर पीआईएल का पहला बीज 1976 में जस्टिस कृष्णा अय्यर ने मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल भाई केस से हुई थी। इससे यह पता चला कि पीआईएल संभव है। दोस्तों अब कंफ्यूजन क्रिएट ये होती है कि पीएन भगवती और बीआर कृष्णा अय्यर ने नियम में बदलाव किए, पुष्पा कपला हिंगोरानी ने पहले पीआईएल फाइल की, तो ये जस्टिस कृष्णा अय्यर ने पहला बीज कैसे बो दिया। तो चलिए दोस्तों इन तीनों के बीच का डिफरेंस समझते हैं। तीनों के बीच डिफरेंस क्या है दोस्तों। जो जस्टिस कृष्णा अय्यर है वो जज थे। मुंबई में एक केस हुआ था। मुंबई में दोस्तों कुछ मजदूर मजदूरी करते थे। वहां के मालिक दीपावली पर बोनस के रूप में उन्हें गिफ्ट्स और कुछ पैसे दिया करते थे। तो दोस्तों 1965 के चलते मालिकों ने ये बोनस देना बंद कर दिया, जिसकी वजह से मजदूर परेशान हो गए। दोस्तों यहाँ पर सभी मजदूरों ने जाकर कोर्ट में अपनी समस्या बताई। और उस टाइम जो जज थे उनका नाम था जस्टिस कृष्णा अय्यर। तो जस्टिस कृष्णा अय्यर ने उनकी सुनवाई की। वहां पर उन्होंने उनकी समस्या का समाधान किया। तब जाकर जस्टिस कृष्णा अय्यर ने ये कहा कि यदि कोई एक व्यक्ति कोर्ट आने में असमर्थ है, तो वहां पर ग्रुप में भी लोग कोर्ट आ सकते हैं अपने केस को फाइल कराने। एक नहीं बहुत सारे लोग भी कोर्ट में केस लेकर आ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जस्टिस कृष्णा अय्यर ने जब ये बात बोली, तब यहाँ से हमें पता चला कि पीआईएल भी संभव है। यदि कोई एक व्यक्ति कोर्ट जाने में असमर्थ है, तो वहां पर एक साथ एकजुट होकर लोग कोर्ट में अपना केस फाइल करा सकते हैं। या फिर दोस्तों अगर कोई गरीब है, कोर्ट जाने में असमर्थ है, तो उनका केस लेकर कोई और भी कोर्ट जा सकता है। लेकिन दोस्तों इनके केस को पीआईएल का दावा नहीं दिया गया था, पीआईएल का नाम नहीं दिया गया था। तब जाकर दोस्तों पीएन भगवती और बीआर कृष्णा अय्यर ने नियम में बदलाव किए थे। और फिर पुष्पा कपला हिंगोरानी ने पहली पीआईएल फाइल की थी। अब मैं आशा करती हूँ कि आपको तीनों लोगों के बीच डिफरेंस समझ आया होगा। तो चलिए अब अपने अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। 1979 के मामले ने इस आधार को वास्तविक में बदलकर पहली सफल पीआईएल का उदाहरण हुसैन आरा बनाम बिहार राज्य का केस बना। दोस्तों ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि पहला जो पीआईएल फाइल हुआ था वो हुसैन आरा बनाम बिहार राज्य भागलपुर जेल का केस था। यहीं पर ये लिखा हुआ है। तो चलिए अब अपने अगले बिंदु पर चलते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा महिला से जुड़े केस और कानून। महिला से जुड़े केस और कानून के बारे में जानते हैं। यहाँ पर हमारा पहला है 9 दिसंबर 2013 को यौन उत्पीड़न अधिनियम लागू हुआ। दोस्तों इस अधिनियम के चलते कोई भी पीड़िता 3 महीने के अंदर अपनी शिकायत लिखित रूप से दर्ज करा सकती है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला है हमारा एबीसी वर्सेस राज्य। ये केस अनमैरिड मदर के अधिकार से जुड़े हैं। ये केस है जो एबीसी वर्सेस राज्य। इस केस से महिलाओं को ये अधिकार मिलता है कि वो बच्चे के पिता का नाम रिवील ना करे। बच्चे के पिता का नाम बिना बताए भी बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकती है। दोस्तों यहाँ पर उस महिला को कोई भी मजबूर नहीं करेगा कि वो अपने बच्चे के पिता का नाम बताए। तो अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले कानून की तरफ। अगला कानून जो था हमारा श्रेया सिंगल बनाम भारत संघ, इंटरनेट पर बोलने की आजादी। इस केस को हमें डिटेल में जानने की जरूरत है। तो चलिए हम इस केस को और भी गहराई में समझते हैं। ये केस शुरू कैसे हुआ था। 2012 का ये केस है। 2012 में एक नेता हुआ करते थे बाल ठाकरे, जिनकी मृत्यु के बाद मुंबई बंद कर दिया गया था। तो मुंबई बंद को लेकर दो लड़कियों ने फेसबुक पर कुछ आलोचनात्मक पोस्ट कर दी थी। तो दोस्तों हुआ क्या था एग्जैक्टली यहाँ ये हुआ था कि पुलिस ने आईटी एक्ट की धारा 66A के तहत उन लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। जब दोस्तों उन लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया गया, तो सभी समाज वालों ने ये ऑब्जेक्शन उठाया, ये विरोध किया कि कोई अपनी अगर राय दे रहा है तो उसको सिर्फ राय देने पर गिरफ्तार करना ये भी कोई वैलिड रीजन नहीं है।
यहाँ पर दोस्तों अगर कोई राय दे रहा है तो उसको गिरफ्तार करना सही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ हुआ क्या था, श्रेया सिंघल जो थी वो यहाँ पर लॉ स्टूडेंट थी। इन्होंने इसके खिलाफ पीआईएल फाइल कर दी थी कोर्ट में। तो इसके बाद किस किस चीजों में बदलाव आया था, तो दोस्तों यहाँ मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी कि धारा 66A थी क्या। धारा 66A जो थी दोस्तों, इस धारा के चलते पुलिसकर्मी किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी के भी बारे में अपमानजनक बातें करते हैं, उनको गिरफ्तार कर सकती थी दोस्तों। अपमानजनक या असुविधाजनक जैसे शब्द बहुत धुंधले थे जिनका पुलिस गलत इस्तेमाल कर रही थी। यहाँ पर इन शब्दों की कोई भी स्पष्टता नहीं थी, कोई भी एक एग्जैक्ट परिभाषा नहीं थी दोस्तों। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों, श्रेया सिंघल ने जो पीआईएल फाइल की उसके दौरान क्या क्या बदलाव आए। उसके दौरान दोस्तों बदलाव ये आए कि धारा 66A को पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया था। और दोस्तों यहाँ पर हमें बोलने की आजादी मिली थी। अब लोग सोशल मीडिया पर अपनी राय बिना डरे रख सकते हैं जब तक कि वह किसी अन्य अपराध की श्रेणी में ना आए। और दूसरा दोस्तों हमारा ये हुआ था कि मनमानी गिरफ्तारी पर रोक कर दी गई थी। फैसले के बाद पुलिस केवल ऑनलाइन कुछ लिखने भर से किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। तो यहाँ पर दोस्तों सीधा सा मतलब ये है कि इंटरनेट पर बोलने की हमें पूरी आजादी है। हम किसी के भी बारे में कुछ भी राय दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम यहाँ पर अगले बिंदु की। अगला बिंदु है हमारा देविका विश्वास बनाम भारत संघ। ये केस जो है दोस्तों, ये महिला नसबंदी से जुड़े केस हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं कि इस केस की शुरुआत कैसे हुई थी। ये केस जो है दोस्तों देविका विश्वास द्वारा फाइल किया गया था। यहाँ दोस्तों उन्होंने बहुत ही गंभीर स्थिति का खुलासा किया था। टॉर्च की रोशनी में असुरक्षित तरीके से, अमानवीय तरीके से 53 महिलाओं का ऑपरेशन किया गया था। दोस्तों यहाँ पर जबरन नसबंदी हो रही थी और महिलाओं की गरिमा का उल्लंघन किया जा रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने जो पीआईएल फाइल की उसके बाद कोर्ट ने क्या फैसले लिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि अगले 3 वर्षों के भीतर चरणबद्ध तरीके से नसबंदी शिविरों को पूरी तरह बंद कर दिया जाए। मतलब दोस्तों यहाँ पर जितने भी जबरन नसबंदियां हो रही थी उनको बंद कर दिया जाए और ऐसे डॉक्टरों को गिरफ्तार किया जाए जो जबरन नसबंदियां कर रही थी। तो दोस्तों यहाँ पर कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि किसी भी व्यक्ति को नसबंदी के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। यहाँ पर महिलाओं की अपनी पसंद ही सर्वोपरि होगी। तो चलिए दोस्तों अब अपने अगले बिंदु पर चलते हैं। आइए दोस्तों अगले बिंदु को जानते हैं। अगला है हमारा आत्मिक पटेल बनाम भारत संघ। ये जो केस है दोस्तों ठोस कचरा प्रबंधन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों आत्मिक नहीं आल्मिक होगा। नीचे ही आपको सही टेक्स्ट लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो चलिए दोस्तों इस केस को थोड़ा और डीप में स्टडी करते हैं। ये जो केस था दोस्तों यहाँ पर कचरा निपटाने की खराब स्थिति पर था। यहाँ पर जो कचरा था दोस्तों उसकी खराब स्थिति पर पीआईएल दायर करी गई थी। यहाँ पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और अन्य बड़े शहरों में कचरे के सही निपटान न होने पर कड़ी नाराजगी जताई थी और अधिकारियों को स्वच्छता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए थे। सीधा सा मतलब यहाँ पर दोस्तों कचरा को लेकर था। कचरा की असुविधा हो रही थी जिसके कारण यहाँ पर पीआईएल फाइल करी गई थी। तो चलिए दोस्तों अब अपने अगले बिंदु पर चलते हैं। अगला है दोस्तों हमारा यहाँ पर कोर्ट के मुख्य आदेश। कोर्ट के मुख्य आदेश क्या थे। तो पहला बिंदु है हमारा यहाँ पर निषेध, जिसे इंग्लिश में प्रोहिबिशन बोला जाता है। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार से बाहर जाकर फैसला सुनाने वाली हो तो हाई कोर्ट उसे रोक देती है। दोस्तों निषेध का मतलब है ऐसी अदालतें जो निचली अदालतों में आ जाती हैं, वो कोई भी ऐसा फैसला सुनाने वाली हो जो गलत है, जो सही नहीं है, तो ऐसे में हाई कोर्ट उस फैसले पर रोक लगा देती है। अगला बिंदु है यहाँ पर हमारा दोस्तों उत्प्रेक्षण। ये दोस्तों यहाँ पर पहले पॉइंट से ही थोड़ा सा रिलेटेड है। अगर किसी निचली अदालत ने गलत फैसला सुना दिया है तो हाई कोर्ट उस फाइल को खुद चेक करके फैसला बदल सकती है। दोस्तों निषेध में क्या था, कोई भी निचली अदालत ऐसा फैसला सुनाने जा रही है जो गलत है तो उस पर हाई कोर्ट रोक लगा देती है। लेकिन दोस्तों उत्प्रेषण में क्या है कि निचली अदालत ने गलत फैसला सुना दिया है, मतलब दोस्तों वो गलत कार्य कर चुकी है, तो हाई कोर्ट क्या करती है उस फाइल को मंगवाती है और खुद चेक करती है और फैसले को बदल भी सकती है। आई होप आपको दोनों पॉइंट समझ आए होंगे। दोनों पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड है। अब चलिए दोस्तों अपने अगले बिंदु पर चलते हैं। अगला बिंदु है दोस्तों यहाँ पर बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का सीधा सा मतलब है कोई भी पुलिस हो या कोई अन्य व्यक्ति हो 24 घंटे से ज्यादा अवैध रूप से किसी को भी गिरफ्तार नहीं रख सकता। आइए दोस्तों आपको उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए पुलिस ने किसी को उठा लिया है और ना ही वो कोर्ट ले जा रही है ना ही वो छोड़ रही है।
ऐसे में जो उसके रिलेटिव्स हैं वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस रिट का इस्तेमाल करते हुए वो कोर्ट में अपील कर सकते हैं, जिससे कि जज पुलिस से पूछ सकता है कि आपने किस हक से इसे पकड़ा है और इसे हमारे सामने लाओ। अगर गिरफ्तारी गलत पाई गई तो कोर्ट उसे तुरंत छोड़ने का हुक्म भी देता है। तो चलिए दोस्तों, अब अपने अगले बिंदु पर चलते हैं। अगला बिंदु है दोस्तों हमारा परमादेश रिट। परमादेश रिट क्या है दोस्तों? तो परमादेश रिट वो है दोस्तों, जब कोई सरकारी अधिकारी या संस्था अपने कानूनी कर्तव्य, मतलब दोस्तों अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं करता है, जिसके चलते नागरिक के अधिकारों का हनन होता है, तब जाकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट परमादेश जारी करता है। मतलब दोस्तों उनको आदेश देता है कि अपनी ड्यूटी को सही से करिए और पूरी तरीके से निभाइए। यहाँ पर दोस्तों नागरिक के अधिकारों के हनन का मतलब है नागरिक के अधिकार जो है उनको क्षति पहुंच रही है, उनको परेशानी हो रही है। तो चलिए दोस्तों उदाहरण से भी समझाते हैं। अगर आप पासपोर्ट के लिए पात्र हैं, लेकिन अधिकारी बिना कारण आपका काम रोक कर बैठा है, तो कोर्ट उसे अपना काम करने का आदेश दे सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए दोस्तों अब अपने अगले बिंदु पर चलते हैं। अगला है हमारा अधिकार परीक्षा रिट। अधिकार परीक्षा रिट क्या है? अधिकार परीक्षा रिट का मतलब है दोस्तों, कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से बैठ जाता है, मतलब दोस्तों अवैध का मतलब है गलत तरीके से बैठ जाता है या उस पद के योग्य नहीं होता है, तब कोर्ट उससे पूछता है कि आप किस अधिकार से इस पद पर काम कर रहे हैं। उदाहरण से समझते हैं दोस्तों, मान लीजिए कोई भी ऐसा पद है, कोई भी सरकारी पद है, उसकी सीमा जो है वो 40 वर्ष तक है, लेकिन कोई व्यक्ति 50 वर्ष का है और वह गलत तरीके से उस पद को संभाल लेता है। मान लीजिए दोस्तों कि वो 50 वर्ष का है, लेकिन उसने अपने जाली डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए हैं और उसने उसमें अपनी आयु सीमा 40 वर्ष करा ली है और उसने वो पद जो है वो पा लिया है। तो यहाँ पर कोर्ट क्या करता है? अधिकार परीक्षा के जरिए उसे हटा सकता है। यहाँ पर दोस्तों अधिकार परीक्षा के जरिए कोर्ट उसे हटा सकता है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ पर मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। बंदी प्रत्यक्षीकरण का सीधा सा मतलब है किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा अवैध रूप से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। और परमादेश रिट का मतलब है कोई भी अधिकारी अगर अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहा है तो कोर्ट उसे काम करने का आदेश दे सकता है। अधिकार परीक्षा रिट का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से पद को पा लिया है तो वहां पर सरकार उससे आयु सीमा की पूछताछ कर सकती है। चलिए दोस्तों अब अपने अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला है हमारा यहाँ पर रजिस्ट्रार के जरिए पत्र याचिका के रूप में पीआईएल फाइल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर पीआईएल फाइल करने के कई तरीके होते हैं। उसका एक तरीका ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति कोर्ट नहीं जा सकता तो वो पत्र के जरिए भी अपनी पीआईएल फाइल कर सकता है। तो चलिए दोस्तों अगले बिंदु पर चलते हैं। अगला है दोस्तों हमारा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट 2 प्रतिलिपियां। इसका मतलब है अगर आप पीआईएल फाइल कराने हाई कोर्ट जा रहे हैं तो हाई कोर्ट आपसे 2 प्रतिलिपियां मांगता है। और दूसरा है दोस्तों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में अपनी पीआईएल फाइल करा रहे हैं तो वहां पर 5 प्रतिलिपियां मांगी जाती हैं। तो चलिए दोस्तों अपने अगले बिंदु पर चलते हैं। अगले पेज पर हमारा क्या है? जरूरी बिंदु है कुछ दोस्तों। आइए उन जरूरी बिंदु को भी जानते हैं। पहला है हमारा बाल अधिकार अधिनियम। बाल अधिकार अधिनियम क्या है दोस्तों? बाल अधिकार अधिनियम जो है वो 1986 में लागू हुआ था और 2016 में इसको अपडेट किया गया था। 2016 में इसमें बदलाव हुए थे और कहा गया था 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर लगाना प्रतिबंधित होगा। मतलब दोस्तों 14 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा काम नहीं कर सकता है। तो चलिए दोस्तों अगले बिंदु पर चलते हैं। अगला है हमारा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या है? समानता का अधिकार। सभी को समान मानता है। महिलाओं को पुरुष के समान कानूनी सुरक्षा और अधिकार देता है। ये अनुच्छेद दोस्तों महिलाओं और पुरुष को समान बनाता है। यहाँ पर महिलाओं और पुरुष के बीच कोई भी भेदभाव नहीं होता है। अनुच्छेद 14 का मतलब सीधा है समानता का अधिकार, हर एक को समान अधिकार मिले। अब चलते हैं अगले बिंदु पर। अगला है हमारा अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 का मतलब है भेदभाव पर रोक। भेदभाव पर रोक दोस्तों लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकता है और महिलाओं के लिए विशेष कानून बनाने की सरकार को शक्ति देता है। इसमें 2 पॉइंट है दोस्तों।
पहला, अनुच्छेद 15 लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकता है। मतलब दोस्तों यहाँ पर कोई महिला है या कोई पुरुष है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और दूसरा है दोस्तों, महिलाओं के लिए विशेष कानून बनाने की सरकार को शक्ति देता है। अनुच्छेद 15 जो है सरकार को शक्ति देता है कि वह महिलाओं के लिए विशेष कानून बना पाए। तो चलिए दोस्तों अगले बिंदु पर चलते हैं। अगला है हमारा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के तहत जीने का अधिकार, महिलाओं को गरिमा के साथ जीने का अधिकार देना है। यौन उत्पीड़न को इन अधिकारों का उल्लंघन माना जाता है। इसका मतलब है दोस्तों जो महिलाएं हैं उनको जीने का अधिकार मिलता है अनुच्छेद 21 के तहत। और अगर उनके साथ फिजिकल हरासमेंट मतलब दोस्तों यौन उत्पीड़न जैसे घटनाएं होती हैं तो इस अधिकार के तहत इसे उल्लंघन माना जाता है। तो चलिए दोस्तों अब अपने अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। अगला बिंदु है हमारा दोस्तों अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 के तहत सभी मूल अधिकारों के संरक्षण की बात करता है। सरकार द्वारा बनाए गए कानून जो मूल अधिकारों को छीनते हैं उन्हें रद्द किया जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब दोस्तों ये है, अनुच्छेद 13 के तहत सरकार द्वारा बनाए गए कानून जो हमारे मूल अधिकारों को छीनते हैं उन सभी को रद्द किया जा सकता है। तो चलिए अब अपने अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला बिंदु है दोस्तों अनुच्छेद 39 ए। अनुच्छेद 39 ए क्या है? गरीबों को निशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करता है। इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों, अगर कोई गरीब व्यक्ति जो वकील का खर्चा नहीं उठा सकता उन्हें सरकार मुफ्त में कानूनी मदद देगी। तो चलिए दोस्तों अब अपने अगले बिंदु पर चलते हैं। अगला है हमारा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में कहा गया है कि मूल अधिकारों के हनन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। इसे संविधान की आत्मा माना जाता है। मतलब दोस्तों आपके मूल अधिकारों को छीना जाता है या उनको क्षति पहुंचाई जाती है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले बिंदु को देखते हैं। अगला है हमारा अनुच्छेद 226। दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों के हनन होने पर आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट में अपील दे सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 एक दूसरे से रिलेटेड है। अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपने मूल अधिकारों के हनन पर और अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों के हनन पर आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। आइए दोस्तों अब अपने अगले बिंदु पर चलते हैं। अगला है हमारा अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि वृद्धावस्था पेंशन या कन्या विद्याधन और बेरोजगारी भत्ता जैसी योजनाएं चलाती हैं। दोस्तों अगले बिंदु पर चलते हैं। अगला है हमारा 42। 42 में कहा गया है यह कार्य स्थल पर न्याय संगत और मानवीय दशाएं सुनिश्चित करता है और प्रसूति सहायता प्रदान करता है। आइए दोस्तों अब अपने अगले बिंदु पर चलते हैं। अगला है हमारा अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि सभी कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी सुनिश्चित करता है। मनरेगा इसी पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों हम आपको एक बार फिर से 41, 42 एंड 43 अनुच्छेद का ओवरव्यू देते हैं। अनुच्छेद 41 में दोस्तों ये था कि गरीबों की सहायता हो सके और अनुच्छेद 42 में दोस्तों ये था कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कार्यस्थल जहाँ पर दोस्तों काम हो रहा है वहां पर स्थितियां सुरक्षित है या नहीं, किसी भी कर्मचारी से उसकी क्षमता से बाहर या अपमानजनक परिस्थितियों में काम नहीं लेना चाहिए। दूसरा मुख्य बिंदु ये था दोस्तों कि राज्य महिला कर्मचारियों के लिए गर्भावस्था और प्रसव के दौरान सहायता, उनके वेतन के साथ अवकाश और चिकित्सा लाभ भी देगा। मतलब दोस्तों अगर वो प्रेगनेंसी में है या फिर उन्हें मेंस्ट्रुएशन जैसी प्रॉब्लम है तो सरकार उन्हें वेतन भी देगी और अवकाश भी देगी, साथ में उनको चिकित्सालय सुविधा भी देगी। तो चलिए दोस्तों अनुच्छेद 43 को बताते हैं। अनुच्छेद 43 में सीधा सा मतलब ये था, अनुच्छेद 43 में दोस्तों बेरोजगार लोगों को काम देना था, जैसे कि मनरेगा जो गांव-गांव में चलाया जाता है। तो चलिए दोस्तों अब अगले बिंदु पर चलते हैं। अगली स्लाइड में दोस्तों हमें कुछ इंपॉर्टेंट नंबर दिए गए हैं। जैसा कि पहला है यहाँ पर आपातकालीन पुलिस सहायता। अगर हमें कोई भी समस्या है तो हम 112 पर फोन कर सकते हैं पुलिस को। दूसरा है महिला हेल्पलाइन नंबर। अगर महिलाओं को किसी भी तरीके की आपत्ति है तो वो 1090 पर कॉल कर सकती हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, बच्चों की सहायता के लिए 109 कॉन्टैक्ट है। यहाँ पर फायर का नंबर है 101। अगर कहीं पर आग लग जाती है तो आप 101 पर कॉल करिए। साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर, अगर आपके साथ इंटरनेट पर किसी भी तरीके का अपराध होता है तो आप 1930 पर कॉल करिए। छठवां है हमारा यहाँ पर वन विभाग हेल्पलाइन नंबर।
वन विभाग हेल्पलाइन नंबर है हमारा 1926 और लास्ट है हमारा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर जो कि 1076 है। तो दोस्तों यहीं पर हमारा जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलिए।